जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें नंद वंश की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये देखा था कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहले शासन करते हैं हर्यक वंश के शासक, उसके बाद शिशुनाग वंश के शासक, अब नंबर है नंद वंश के शासकों का। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले गैर क्षत्रिय वंश के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यहाँ पर दिया है नंद वंश, मतलब इस वंश में कुल 9 राजा हुए, इसलिए इसे नव नंद भी कहते हैं। तो नवनंद नंद वंश को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुल 9 राजा हुए थे। पुराणों में कहा गया है कि महापद्मनंद राजा था, बाकी 8 उसके पुत्र थे। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो कुलीन नहीं था। कुलीन का मतलब उच्च परिवार से नहीं संबंधित था, जिसकी सीमाएं गंगा मैदानों को लांग गई थी। नंद वंश पहला वंश था जिसमें बड़े पैमाने पर भारत में आहत सिक्के चलाए थे। तो आहत सिक्के जारी करने का श्रेय भी नंद वंश को जाता है। अब यहाँ पर बात बताया गया महापद्म नंद के बारे में। महापद्मनंद क्षत्रिय पिता एवं शूद्र माता की संतान थी, मतलब इनके पिता क्षत्रिय थे और इनकी माता शूद्र थी। महापद्मनंद अपनी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो उग्रसेन महापद्मनंद की उपाधि है। ये क्यों इस नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसके पास विशाल सेना थी। महापद्यपति उग्रसेन, एकराट महापद्मनंद की उपाधियां हैं, मतलब ये सब इसकी उपाधियां, एकराट, उग्रसेन, महापद्यपति और महापद्य। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार वह नीची जाति से संबंधित था या कम से कम गैर क्षत्रिय जाति का था। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे बताते हैं कि या तो ये नीची जाति से था और नहीं तो कम से कम तो ऐसा था कि जो क्षत्रिय नहीं था। जबकि पुराणों के अनुसार वह शिशुनाग वंश के राजा और एक शूद्र औरत का पुत्र था। और पुराण ऐसे कहते हैं कि शिशुनाग वंश के राजा थे और एक शूद्र महिला थी जिनके ये पुत्र थे। इसलिए नंदों को अधार्मिक माना जाता था। बौद्ध ग्रंथ नंदों का वर्णन अन्नत कुल से संबंधित के रूप में करता है। मतलब बौद्ध ग्रंथ में ऐसे कहा गया कि अन्नत कुल से संबंधित है। आगे बताया गया वह भारत, यहाँ पे देखिए भारत लिखा गया गलती से, मतलब टाइपिंग की मिस्टेक है। वह भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, एकारत होने का दावा करने वाला एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अन्य सभी शासकों को नष्ट कर दिया और क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सर्व छत्रांतक बना। तो देखिए यहाँ पे ये क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, सर्व छत्रांतक कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और भारत का इकलौता ऐसा शासक होता है जिसने सभी शक्तिशाली शासकों को समाप्त कर दिया था। उसने कलिंग को मगध से जोड़ा और एक जिन की मूर्ति को विजय के ट्रॉफी के रूप में लाया था। उसने नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई कार्यों के लिए बहुत से काम किए। तो सिंचाई के लिए कार्य करने वाला प्रमुख है महापद्मनंद। आगे दिया घनानंद। अब देखिए महापद्मनंद के बाद सीधा घनानंद का नंबर आ गया। घनानंद नंद वंश का अंतिम एवं महत्वपूर्ण शासक था। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीस या फिर जेनरमीस कहा है। तो देखिए जेनरमीस या अग्रमीस ये घनानंद की उपाधि है। घनानंद का सेनापति भद्रसाल और मंत्री सक्टाल था। तो देखिए इसके सेनापति थे भद्रसाल और मंत्री थे सक्टाल। सक्टाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री पद दिया गया था। जब सक्टाल की मृत्यु हो जाती है तो स्थूलभद्र जो कि इनका पुत्र होता है,
इसे मंत्री पद दिया जाता है। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि कौन किसके समकालीन था, तो घनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे मरवा दिया था, मतलब चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या कर देते हैं। नंदोप्रकमनी एक विशेष प्रकार का माप था, इसका आविष्कार का श्रेय घनानंद को दिया जाता है। नंदोप्रकमनी ये एक मापन प्रणाली है जिसे घनानंद ने बनाया था, इसे विशाल सेना रखने का श्रेय दिया जाता है। तो नंद वंश में विशाल सेना रखने का श्रेय घनानंद को दिया जाता है। तो ये नंद वंश के बारे में रहा दोस्तों। अब आगे यहाँ पर दिया पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश के बारे में क्या दिया है, किसके संस्थापक होते हैं, सिंह वर्मा। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु, है ना। अंतिम महत्वपूर्ण शासक है अपराजित वर्मन और इनकी राजधानी होती है कांची। तो राजधानी और संस्थापक ये काफी महत्वपूर्ण है। पल्लव की स्थापना कौन करता है, सिंह वर्मा। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु, अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन और राजधानी होती है कांची। सिंह विष्णु के बारे में सीधा दिया गया क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक है। 575 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन करते। कांची के महान पल्लव शासकों की श्रृंखला सिंह विष्णु से प्रारंभ होती है। उसने कलब्र, चोल, पांड्य और सिंघल के राजाओं को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया था। तो देखिए ये सभी राजाओं को पराजित करता है और चोल मंडलम पर अधिकार प्राप्त करता है। वैष्णव धर्म अनुयायी सिंह विष्णु के दरबार में भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनी की रचना की थी। देखिए भारवी ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने रचना किया किरातार्जुनी, है ना। ये सिंह विष्णु के दरबार में निवास करते थे। आगे दिया महाबलीपुरम की वराह गुफा में सिंह विष्णु और उनकी 2 रानियों की मानवाकार पाषाण प्रतिमाएं स्थित है। तो देखिए महाबलीपुरम की जो वराह गुफा है इसमें सिंह विष्णु और उनकी 2 रानियों की प्रतिमा मिलती है। आगे यहाँ पर दिया महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन करता है। यह थानेश्वर के सम्राट हर्ष एवं चालुक्य पुलकेशन द्वितीय के समकालीन था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये सब कालीन किसके था, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। महेंद्र वर्मन प्रथम हर्ष और पुलकेशन के समकालीन था। द्रविड़ देश में चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रवर्तक महेंद्र वर्मन को माना जाता है। मतलब साउथ इंडिया में चट्टानों को काट करके मंदिर बनवाने का जो प्रवर्तक है ये महेंद्र वर्मन को माना जाता है। महेंद्र वर्मन एक बहुत अच्छा चित्रकार था। उसने शिव मतलब नटराज की चित्र गुफाओं में स्वयं उकेरा था। तो देखिए जो नटराज मतलब शंकर भगवान की जो डांस करती हुई प्रतिमा है, आपने ऐसे जरूर देखा होगा, है ना। ऐसे एक बोला होता है यहाँ पे, मतलब ये भगवान शिव की प्रतिमा है, इसमें आपको हंसने या फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब ये बस ऑड से ऐसे डायग्राम बनाया जा रहा है। इसमें आपने ऐसे देखा होगा शंकर भगवान के 8 हाथ ऐसे दिखाए गए, ये डांस करते हुए इसी प्रतिमा है। तो ये नटराज की प्रतिमा महेंद्र वर्मन ने बनाया था। यह एक कवि और बढ़िया संकेतज्ञ भी था। उसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। तो देखिए रुद्राचार्य से इसने संगीत सीखा था, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी संगीत रचना पुद्दकोट्टई की शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसे संगीत संबंधी अभिलेख भी कहा जाता है। अब महेंद्र वर्मन के बाद जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक शासन चलता है। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने सेनापति सिरतोंड के माध्यम से चालुक्यों से वातापी जीत लिया था। तो देखिए इसने चालुक्यों से वातापी भी जीत लेता है। इसी युद्ध में पुलकेशन द्वितीय मारा जाता है। तो ये जो चालुक्यों के साथ इनका युद्ध होता है, इसी में पुलकेशन द्वितीय मारा जाता है। नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर अपना विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित किया था। जब ये युद्ध जीत जाता है तो मल्लिकार्जुन मंदिर में विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित करवाता है। इस युद्ध में नरसिंह प्रथम की मदद लंका अपदस्थ शासक मानव वर्मा ने की थी। इसके बाद नरसिंह वर्मन ने लंका के विरुद्ध अभियान किया और एक शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से मानव वर्मा को पुनः सिंघल मतलब श्रीलंका का राज सिंहासन दिलवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये 700 से लेकर के 728 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनमें दिया पल्लव चालुक्य संघर्ष इस काल में रुका रहा, अतः उसका काल शांति का काल था। मतलब पल्लव और चालुक्य ये हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहे थे, लेकिन इस समय इनका युद्ध रुक गया था, ये शांति का काल था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागापट्टिनम में एक विहार बनवाया, जिसे चीनी मंदिर मतलब चीनी पगोड़ा नाम दिया जाता है। तो ऐसा प्रश्न बन जाए चीनी पगोड़ा किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। वह स्वयं को परमेश्वर का पूर्णावतार कहता था। उसने अपने एक अभिलेख में शैव सिद्धांत मार्ग का सर्वप्रथम वर्णन किया है। आगे यहाँ पर दिया गया, देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के पश्चात श्री नंदी वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन द्वितीय,
नंदीवर्मन द्वितीय, दंतीवर्मन, नंदीवर्मन तृतीय, नृपतुंगवर्मन एवं अपराजित वर्मन क्रमशः शासक हुए। तो देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद यहाँ पर कौन कौन शासक हुए इनके बारे में बताया गया है। देखिए सबसे पहले कौन है, नंदीवर्मन प्रथम, है ना, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन द्वितीय, फिर यहाँ पर दिया है नंदीवर्मन, फिर दंतीवर्मन के बाद नंदीवर्मन तृतीय, नृपतुंगवर्मन और अपराजित वर्मन। ये अपराजित वर्मन अंतिम शासक होते हैं, है ना। परमेश्वरम द्वितीय सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था। उसके विषय में कहा गया कि उसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए संसार की रक्षा की। इसे कली को दंडित करने वाला एवं मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला कहा गया है। आगे दिया नंदीवर्मन द्वितीय की उपाधि पल्लवमल थी। वह तिरुमडगई अलवार के समकालीन था। प्रजा ने नंदीवर्मन द्वितीय को सीधे अपने शासक के रूप में निर्वाचित किया था। आगे यहाँ पर दिया दंतीवर्मन राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग की कन्या रेवा की संतान था। देखिए ये भी कई बार पूछता है कि राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था, तो दंतीदुर्ग ने किया था। तो यहाँ पर ये कन्या रेवा की संतान था। अभिलेखों में दंतीवर्मा को पल्लव कुलभूषण एवं विष्णु अवतार कहा गया है। दंतीवर्मन के काल में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने कांची पर हमला किया था। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे चालुक्य वंश शुरू होता है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। हाँ, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।